हैं और जबरदस्त युद्ध में कूद पड़ते हैं। ना उन्होंने युद्ध की परिवर्तित स्थिति में कोई व्यूह रचना बनाने की कोशिश की, बल्कि संपूर्ण रूप से समर्पण भाव दिखाने की कोशिश की, और उन्होंने दिखाया भी। और अपने इस खोते हुए संबंध में, संयम में, वे युद्ध वीरता तो दिखा पाए लेकिन युद्ध कौशलता नहीं दिखा पाए, और अंततः सदाशिवराव भाऊ को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, मारे जाते हैं। हजारों सैनिकों को जसवंत राव पवार और तुकोजी सिंधिया, जो एक अच्छे सेनापति कहे थे, वो भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। मल्लावराव होलकर युद्ध से भाग जाते हैं अपने सैनिकों के सहित। अंततः मराठों के सेनाओं को कत्लेआम किया जाता है, युद्धबंदी बनाया जाता है, और अफगान बहुत बड़े भाग पर लूटमार करते हैं। ये युद्ध की घटना थी। पानीपत हरियाणा में है। जब सदाशिवराव भाऊ आगे की तरफ जा रहे थे तो सुरक्षित सेना रखी गई कुछ दक्षिण भाग में, यानी पीछे से दक्षिण दिल्ली की तरफ आकर उन्होंने सेना रखी, और कुछ उत्तर की तरफ रखी। इन सुरक्षित सेनाओं ने अहमद शाह अब्दाली की जीत का सहरा बांधा, युद्ध की दिशा को परिवर्तित कर दिया। जो पानीपत के युद्ध के प्रभाव और परिणाम का बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके साथ में मैं ये बता देता हूं कि ऐसा क्या मूलभूत मौलिक कारण थे कि पानीपत के युद्ध में तत्कालीन समय में जो शक्ति बाजीराव ने 1720 से लेकर 1740 और उसके बाद बढ़ाई थी, पेशवाओं की या मराठों की, उनमें इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है कि पानीपत में मराठों की पराजय के क्या कारण थे। पहला जो हम कहते हैं कि अगर सीधा सीधा मान लिया जाए, सदाशिवराव भाऊ एक पराक्रमी और सफलतम सेनानायक था, कई युद्ध थे, लेकिन दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली भी था। उसने अपने आप को सुरक्षित रखा था, और यहां सदाशिवराव पूरे मैदान में साथ थे। तो यानी शारीरिक रूप से बहुत अधिक युद्ध करते हुए वे अपने मानसिक व्यूह रचना को नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि युद्ध में व्यस्त थी, और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली फ्री था। ये एक था कि प्रतिनिधि सेनानायक की व्यूह रचना क्या थी और आपकी व्यूह रचना क्या थी। दूसरा यह था कि भाऊ के पास में द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर पर उतने सेनापति निपुण नहीं थे जितने कि अहमद शाह अब्दाली के पास थे। चाहे आप जहान खां, शाहरुख पसंद खां, अताई खां, करीम खां, शाह अली खां, नजीब खां, इन सब का नाम ले लीजिए। ये अफगान सैनिक थे जो एक एक टुकड़ियों का सफलतम नेतृत्व कर रहे थे, और अहमद शाह अब्दाली जो सुरक्षित सेना के साथ था, उसके द्वारा दिए गए निर्देशन का, गाइडेंस का पूरा पालना किया जा रही थी। ये कोऑर्डिनेशन, ये समन्वय मराठों सेनाओं में नहीं था, और भाऊ ने भी इस प्रकार की कोई भी रचना नहीं की थी। दूसरी तरफ हम देखें तो जो सेनाएं थी, वो मराठा सेना कई जो है संगठनात्मक दृष्टि से दूषितता का शिकार हुई थी, क्योंकि मराठे जो है बहुत अधिक लूटमार करते थे, और आपको पता है कि वो चौथ और सरदेश में का जो चल रहा था उससे पहले, उसके कारण जो आसपास की जो सेनाएं थी वो उनकी उतनी मदद नहीं कर पाती थी। अब्दाली की सेना पूर्णतः अनुशासित मानी गई तुलना में मराठों के। मराठा सेना जो थी वो है मतलब एक तरीके से राष्ट्रीय सेना का रूप नहीं ले पाई कि एक विदेशी शक्ति भारत पर आक्रमण कर रही है, और भारत के बचाने के लिए या भारत को उसको सुरक्षित रखने के लिए ये भाव नहीं हो पाया। ऐसा लगा कि मराठा शक्ति कहीं कहीं से एकत्रित की जा रही है और आपस में समन्वय नहीं हो पा रहा है, और एक तरीके से ऐसा लगता है कि असंबल जो भाड़े की होती है किराए वो ले लेते हैं। अब सैनिक शिविरों की स्थिति देखें तो मराठी इतनी लंबी यात्रा में गए, जो लूटमार करते थे, गोरिल्ला करते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में रखते थे, वो इतने लंबे चलकर गए, और वहां पर वो परिवार को रखना, दासियों को रखना, नौकरानियां, नौकर व्यवस्था आदि रखना, इतना लंबा चौड़ा जमावड़ा उत्तर भारत पर लेके गए।
यानी जितने सैनिक थे उससे 3 गुना में दूसरा भी था। उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, उनका खाद्यान्न, उनकी रसद सामग्री, यह भी अपने आप में प्रश्न था। और ऐसा हो चुका था कि लगभग युद्ध के बहुत समय पहले से खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या होने लग गई थी। सैनिकों को खाद्यान्न जो है एक राशनिंग के तहत मिलने शुरू किया था, और ये व्यवस्था जो खाद्यान्न समस्या सदाशिव भाऊ जैसे तैसे निपटा रहे थे। लेकिन चूंकि उत्तर भारत में जो अवेलेबल होता है खाद्यान्न, और दक्षिण में महाराष्ट्र समुद्र के किनारे जो मराठा खाते हैं, उनमें उनके में खान पान का भी अंतर था। तो वह जिस प्रकार का खान पान वहां चलता था वो उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं हो रहा था। अब एक बात आती है, सबसे बड़ी टेक्निकल बात है। ये तो बात आ गई कि खाद्यान्न नहीं था, सैनिकों में अनुशासन नहीं था, प्रथम सेनाएं थी, भाऊ ने स्वयं को व्यस्त कर रखा था। इसके बाद में आता है टेक्निकल बात की, तोप खाना। मराठों के पास में श्रेष्ठतम तोप खाना था अब्दाली की दृष्टि से, अब्दाली की तुलना में। लेकिन वहां पर जब युद्ध आमने सामने लड़ा जाता है तब इतने उच्च स्तर तोपों की जरूरत थी, और नतीजा ये हुआ, प्रायोगिक वर्णन अगर देखा जाए तो तत्कालीन समय में जो इतिहासकार काशीराज थे, जो उस समय युद्ध के वो बहुत बड़े वो माने जाते हैं, चश्मदीद गवाह, साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी जिसे बोला जाता है, उन्होंने ये लिखा भी है कि तोप छूटती थी, मजबूत तोपें थी, लेकिन वो सेनाओं को पार कर जाती थी। दूसरी तरफ हल्का और कम शक्तिशाली थी अहमद शाह अब्दाली की, जो सामने पड़ती थी और मराठा सेनाओं को नुकसान करती थी। यानी इनका बारूद नष्ट भी हो रहा था, खुले मैदान में गिर रहा था, और अफगानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ अफगानी सैनिक की तोपों से मराठे अधिक मर रहे थे। ये एक जो है अंतर माना गया था। अब आता है व्यू रचना का, कि कुछ सदाशिव राव जो है में त्रुटियां भी रह गई। और त्रुटियां क्या रह गई? एक तो उन्होंने पानीपत के युद्ध में आगे बढ़ते हुए अफगानों को चुनौती स्वीकार करी, वहां तक पहुंच तो गए दक्षिण भारत से, लेकिन पहले दिल्ली, वर्तमान गंगानगर का क्षेत्र, मेरठ, दोआब, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं गई। और अफगानों ने जो वर्तमान पाकिस्तान है वहां से सीमाओं से घुसकर, दक्षिण पंजाब से घुसकर वापस दिल्ली के मोर्चे से भी एक व्यू रचना उन्होंने रही। दूसरा, सदाशिव राव खुद व्यस्त रहे। तीसरी सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि जहां रसद सामग्री आ रही थी, अहमद शाह अब्दाली ने अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों को वहां भेजकर नाकेबंदी कर दी, और सैनिक भूखे मरने की नौबत पर आ गए थे। अब इन सारी अब आता है कि पूरे भारत की राष्ट्रीय सेवा बनने का एक कूटनीतिक असफलता रही मराठों की, क्योंकि उन्होंने जब राजपूत अंग्रेज से लड़ रहे थे, या बंगाल वाले अंग्रेजों से लड़ रहे थे, या कोई और 1757 को था, उस समय मराठे शांत रहे। तो अब जब मराठों ने अफगानों के विरुद्ध युद्ध किया, तब किसी भी क्षेत्रीय शक्तियों ने, चाहे उसको क्या राजपूत ले लो, चाहे राजपूत शुजाउद्दौला ले लो, चाहे सिराजुद्दौला ले लो, चाहे मीर कासिम, इन्होंने किसी प्रकार का भी मराठों को जो है सैनिक सहायता नहीं मिली। मीर जाफर के आर्थिक 1760 तक आर्थिक नुकसान के कारण मीर कासिम सुधारों में लगे हुए थे। अवध का शुजाउद्दौला की स्थिति वैसे भी कमजोर हो चुकी थी। दूसरा, राजपूत जब मुगलों से लड़ रहे थे तो मराठों ने कोई इस प्रकार की सैनिक सहायता नहीं दी, तो वो भी एक उनका पतन था कि तो इन कूटनीति का सफलता के कारण अकेले मराठे दक्षिण से उत्तर तक, यानी 5 प्रांतों में 5 क्षेत्रीय प्रांतों को, 4 क्षेत्रीय प्रांतों को क्रॉस करने के बाद में भी उन्होंने युद्ध किया, लेकिन वो सहानुभूति वो अन्य राजाओं की नहीं पाई। ये एक उनकी कूटनीति थी। और युद्ध का सबसे बड़ा था तात्कालीन कारण था विश्वासराव को गोली रखने के मर जाना, और सदाशिव भाऊ सेनापति का मर जाना। तो एक तरीके से मराठों वंशजों में विराम का भाग आ गया। फिर पेशवा माधवराव बने, उसके तुरंत बाद बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। तो ये 5-7 जो मैंने आपको कारण बताए थे कि सेना नायकों की स्थिति, युद्ध में मारा जाना, शिविरों की स्थिति, शिविरों में जाना, खाद्यान्न की कमी, तोप खाने का टेक्निकल रूप से उपयोग नहीं हो पाना, तो ये सब कारण पानीपत के तृतीय युद्ध के हार के कारण थे। और अब हम आगे पढ़ेंगे इसके परिणाम क्या होते हैं और इस युद्ध का घटनाक्रम किस प्रकार से। मैंने आपको बताया कि ये 14 जनवरी 1762 एक ही दिन निर्णायक लड़ा गया था। धन्यवाद।